हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। ये आपके यूथ कंपटीशन टाइम से लिए गए हैं इन पीवाईक्यूज को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में स्टेट पीसीएस एग्जाम्स या वनडे एग्जाम्स ले लो तो उसमें सारे जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 2026 में, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। क्योंकि आप इन पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स अगर कर लेते हैं तो आपके इन पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस 100% बनने के चांसेस हैं। क्योंकि हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए, इसीलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के। तो बने रहिए एंड तक और वीडियो को वॉच कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर तो ज़रूर करते रहिए वीडियोस को। इससे पहले मैंने जो पॉलिटी का पीवाईक्यूज है यूथ कंपटीशन टाइम का, उसको मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वॉच करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। टोटल 20 वीडियोस हैं पॉलिटी की, तो उन पे आप जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें पहले ज्योग्राफी के जो विषय सूची है उसको देख लेते हैं एक बार, कि हम जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन की, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति की भौगोलिक जो अवस्थिति है वो देखेंगे, और कर्क रेखा एवं मानक समय की बात करेंगे, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की बात करेंगे, सीमावर्ती देश और इनमें अन्य तथ्य यानी कि अन्य फैक्ट जो दिए गए हैं वो उन पर भी आज चर्चा करेंगे। बाकी की जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें हम देखेंगे माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन एरियाज की बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की भी बात करेंगे, और कोस्टल पार्ट एंड उसके आइलैंड्स जो है उन पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये दिए गए हैं मेजर वैलीज, वाटरफॉल्स एंड लेक्स, इन पे भी होगी। मेजर पासिस ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रमुख दर्रे, इनसे क्वेश्चंस जरूर ही बनते हैं। उसके बाद है ये मानसून एंड रेनफॉल, फॉरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर, चट्टान या सैल एवं मृदा, रॉक एंड सॉइल की भी बात करेंगे। वहीं सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, इन पर भी बात होगी आगे आने वाली क्लासेस में। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप हर एक जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इनको अपडेट करके क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। बाकी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स, परिवहन की भी बात होगी, मानव प्रजातियां, प्रमुख अनुसंधान केंद्र यानी कि जो मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे एक क्वेश्चंस जरूर बनता है आपके एग्जाम्स में। बाकी विविध यानी कि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी विषय सूची। इन सारे टॉपिक्स पर हम आगे आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी की क्लास में हम जनरल इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, सामान्य परिचय भारत का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है भारत अवस्थित है यानी कि लोकेटेड है। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? तो इसमें जो भारत की स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में क्या है भारत की स्थिति। तो अक्षांश की बात करें तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतर की बात करेंगे तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य में भारत स्थित है। तो ये भारत की स्थिति है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, इस टाइप से है, चतुष्कोणीय, इस तरह से। तो इसमें बोला गया है कि जो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय यानी कि 4 कोणों वाली है। कितनी है, 4 कोणीय वाली है, चतुष्कोणीय।
यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य से गुजरती है। देश के लगभग कहाँ से? मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। देश का उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वो 2,933 किलोमीटर है। तो जो देश का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, ये वाला उत्तर दक्षिण विस्तार ये कितना है? 3,214। कितना है? 3,214। वहीं बात करेंगे पूर्व और पश्चिम की, पूरब से पश्चिम की, तो ये विस्तार है 2,933 किलोमीटर। यानी कि कौन सा विस्तार ज्यादा है यहाँ पर? तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण वाला विस्तार जो है वो ज्यादा है, 3,214 किलोमीटर। इसकी जो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर तथा कुल तटीय सीमा जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। तो तटीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा है आपकी 15,200 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल आपके रटा होना चाहिए ये वाला। इसीलिए मैं इसको मल्टीपल टाइम्स बोल बोल के करवा रही हूँ, जिससे आपको ये याद हो जाए। वहीं बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। लेकिन अब ये जनसंख्या में शायद पहला स्थान पे आ गया है, चीन दूसरे स्थान पर है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इस तरह से ही क्वेश्चंस को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जिससे कि थोड़ा वीडियोस के जो एंगेजमेंट है वो बढ़ेंगे। तो बात करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की अवस्थिति पाई जाती है। तो ये भारत की जो स्थिति है वो पाई जाती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इससे पहले मैंने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस कराया ही था, जो भारत की स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है, कहाँ पे है? तो यह है केरल। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्रफल समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। किसको? कुट्टानाड को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, केरल का कुट्टानाड या कुट्टनाडु प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसको क्या बोला जाता है? केरल का धान का कटोरा बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? तो ये श्रीनगर को जो सूर्य की अनुलंबित किरणें हैं वो कभी नहीं प्राप्त होंगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी अर्थात कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। अतः विकल्प में दिए गए श्रीनगर को सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी भी प्राप्त नहीं होंगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? तो भारत में जो कन्याकुमारी है उसकी स्थिति है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी जो है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। कौन? तमिलनाडु में जो स्थित है कन्याकुमारी,
वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी कि टीआईपी क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच में स्थित है? कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं कवरत्ती के बीच में स्थित है। प्रमुख चैनलों की स्थिति इस प्रकार से है। लघु अंडमान और कार निकोबार की बात करेंगे तो इसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लघु अंडमान और कार निकोबार में। ये वाला जो है सबको ही मोस्टली याद है, जो 10 डिग्री चैनल है। आपको याद करने की है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये बहुत ही पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये याद होते हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय की बात करेंगे तो इनके बीच में है 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका के बीच में बात करेंगे तो इनके बीच है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है यानी कि अलग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। आपको बताया ही था जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान एवं निकोबार के बीच में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान को निकोबार से पृथक करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल वाला आप देखिए कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो मालदीव के साथ जो समुद्री सीमा है वो बनाता है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु क्या है? तो ये है दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है अंडमान निकोबार द्वीप, उस समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में, किसमें? बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। वो है उसका भारत का जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की भी संज्ञा दी जाती है। तो इंदिरा पॉइंट को किसकी संज्ञा दी गई है? पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या कैप कैमरून अंतरिप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कॉल है। तो इंदिरा कॉल कहाँ पर है? उत्तरी बिंदु पर इंदिरा कॉल स्थित है। वहीं बात करेंगे इंदिरा पॉइंट की तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। देश का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के गौरमाता या गुहार मोती है। तो पश्चिमी बिंदु क्या है? ये गुजरात में स्थित है गौर माता या गुहार मोती के नाम से। जबकि पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबुथु के नाम से। किसके नाम से? जो पूर्वोत्तर बिंदु है, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वी बिंदु है भारत का अरुणाचल प्रदेश में, इसको क्या बोलते हैं? किबुथु। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील यानी कि एक समुद्री मील में कितना होता है? 1.8 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की।
पूछा है इसमें निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये घिरा है त्रिपुरा, जो कि है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, दैट इज त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय राज्य असम व मिजोरम से भी जुड़ा है। कौन सा? जो त्रिपुरा है वो असम और मिजोरम से भी जुड़ा है। 21 जनवरी 1972 को इसे मणिपुर व मेघालय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो इसको दिया गया है 21 जनवरी 1972 को। इसके साथ ही मणिपुर और मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा इसी दिन दिया गया था। अगरतला जो है वो है त्रिपुरा की राजधानी। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में पर्वत प्रदेश, दार्जिलिंग जिला, मैदानी प्रदेश, निचला गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, वर्धमान जिला तथा तटीय मैदान वाला प्रदेश यानी कि कोलकाता तथा गंगा सागर, सभी चारों प्रदेश जो भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? पश्चिम बंगाल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्क रेखा एवं मानक समय। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बज रहे हैं तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो सौराष्ट्र में 2 घंटे के बाद होगा। तो कितना होगा? 5 यहाँ पर बज रहे हैं तो वहां पे बजेंगे 7। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे यानी कि प्रातः काल है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय कितना होगा? 7 बजे ही होगा, यानी कि 2 घंटे के बाद। क्योंकि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर है और 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। वहीं 30 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो 3 इंटू 4 मिनट्स यानी कि 120 मिनट यहाँ पर हो जाएंगे और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, यानी कि 2 आवर्स हो गए। तो यहाँ पर जब 5 बज रहे हैं तो वहाँ पर कितने बजेंगे? सौराष्ट्र में 7 बजेंगे, यानी कि 2 घंटे का बाद का समय यहाँ पर बताया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। मानक रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर समय में 1 डिग्री प्रति देशांतर यानी कि 4 मिनट बढ़ता है। कहाँ पे? पूर्व की तरफ जाने में। तथा मानक रेखा से पश्चिम जाने में 1 डिग्री प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये होगा 2 घंटे का। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। किन किन राज्यों से गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम एंड पश्चिम बंगाल से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो निम्न प्रकार से दिए गए हैं। पहला है राजस्थान, फिर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इस प्रकार से क्या है, जो 8 राज्य हैं यहाँ पर हो जाते हैं। स्पष्ट है कि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन? मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में यानी कि ऊपर की साइड स्थित है। और अगर आपको इससे रिलेटेड जो कर्क रेखा के 8 राज्य हैं अगर आपको याद करने हैं तो इससे रिलेटेड अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, मित्र पर गमछा
जो गमछा होता है ना ओढ़ने वाला, गमछा छार। तो ये ट्रिक है, इसमें आपके 8 राज्य शामिल है। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा हो गया। प से पश्चिम बंगाल हो गया। रा से राजस्थान हो गया। ग से क्या हो गया, गुजरात हो गया। माँ से मध्य प्रदेश हो गया। छ से छत्तीसगढ़ हो गया। और झार से झारखंड हो गया। यानी कि आपके 8 राज्य यहाँ पर पूरे हो गए, जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मित्र पर गमछा छार अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपके जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं 8 राज्य, वो सारे 8 राज्य यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो ये ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता है, आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये नहीं गुजरती है मणिपुर से। मणिपुर से क्या है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा जो है वो मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा है, मणिपुर। अभी मैंने आपको बताया ही था कि मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर 21। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो इसमें से आपको बताना है इनमें से कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन है। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है आइजोल। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। प्रश्नगत दिए गए नगरों में कर्क रेखा के सबसे नजदीक आइजोल है, जो कितना है, 23 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अन्य कर्क रेखा के नजदीक स्थित भारतीय शहर हैं कौन कौन से? जबलपुर जो है वो उत्तरी अक्षांश स्थिति में है, जबलपुर कर्क रेखा के। तो यह है 23 डिग्री 11 मिनट। गांधीनगर की बात करेंगे तो 23 डिग्री 13 मिनट। अग्रतला की 23 मिनट। 23 डिग्री 50 मिनट। रांची की 23 डिग्री 11 मिनट। और भोपाल की बात करेंगे तो 23 डिग्री 25 मिनट अक्षांश पर स्थित है भोपाल की। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, यानी कि सबसे नजदीक है? तो ये है जबलपुर। जबलपुर जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? गांधीनगर। इन ऑप्शंस में सबसे निकटतम दूरी पर है, यानी कि सबसे कम दूरी पर है गांधीनगर। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर गांधीनगर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो इनका मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश में। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि एमपी में। यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है, यानी कि जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर से उत्तर की ओर यह स्थान स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये कहलाता है 82.5 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। इनके समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। यह रेखा देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो मध्याह्न रेखा है वो है
यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर यानी कि 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 26। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका स्थानीय समय होगा यहाँ पर 14 मिनट 14 यहाँ पर होगा यानी कि 2:30 बज रहे होंगे। देखेंगे 14 का मतलब है यहाँ पर 2:30। यामोत्तर में पूर्व की तरफ बढ़ने पर प्रत्येक 15 डिग्री के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि तथा यामोत्तर में पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 15 डिग्री के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे का ह्रास हो जाता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसीलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 27 की। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको मैंने बताया ही था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो गुजरती है। और यहाँ पर पूछा है कि जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? तो कौन सा स्थित है? ये है मिर्जापुर। प्रश्नानुसार क्या है, मिर्जापुर जो है भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इसीलिए क्या है, विकल्प डी सही है। मानक समय रेखा के निकट प्रमुख शहरों की अवस्थिति यहाँ पर यानी कि स्थिति दी गई है। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ की स्थिति है 81 डिग्री पूर्वी देशांतर। रीवा है 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर। सागर 78 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर में। उज्जैन की बात करेंगे तो 75 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर। होशंगाबाद 77 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। भोपाल की बात करेंगे 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हैदराबाद 78 डिग्री 29 मिनट। बेंगलुरु की बात करेंगे तो 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर पर बेंगलुरु की स्थिति यहाँ पर दी गई है मानक समय रेखा के निकट। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है, इसकी अरुणाचल की, और इसकी जो स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत ने इस नई सहस्रावी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? तो ये देखी है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत की स्थिति है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है तथा उत्तर से दक्षिण इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत में 21वीं शताब्दी का प्रथम सूर्योदय 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित ग्रेट अंडमान के सुप्रसिद्ध स्थल कटचल में देखा गया था। तो कहाँ पे देखा गया था? ग्रेट अंडमान है, उसके सुप्रसिद्ध स्थल जो है कटचल, वहां पर जो प्रथम सूर्योदय है
वो देखा गया था 21वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उज्जैन को। प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता है। इसीलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की। इसकी बात करेंगे राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही नहीं सम्मिलित है। इसमें क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, कौन सा जो भाग है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? तो ये है पंजाब का भाग। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार 31 मार्च 2017 तक लगभग 55,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नए समावेशित क्षेत्रों सहित में विस्तृत है। इसमें हरियाणा 25,327 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 13,447 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश 14,826 वर्ग किलोमीटर तथा संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 1,483 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित है। अतः पंजाब राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का हिस्सा नहीं है। कौन सा? जो पंजाब राज्य है वो एनसीआर का क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एनसीआर क्षेत्र के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान हरियाणा, जिसमें कितने हैं हरियाणा के 14 जिले का। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के 8 जिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 4 जिले क्रमशः सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ व बिजनौर को शामिल करने की घोषणा की गई है। राजस्थान 2 जिले एवं दिल्ली 2.7% का है। नेक्स्ट है यहाँ पर 34। भारत के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, छठा नहीं है, यहाँ पर है 7वां। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। जो भारत का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है वो भारत के अंतर्गत आता है, संसार का पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो कर्क रेखा है वो देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है यानी कि विभाजित करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत पूरी तरह से उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 जिसमें होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश है। पहले पे कौन है? चाइना। लेकिन अब भारत हो गया है पहले पे, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो चाइना से बढ़ गई है, चाइना से ज़्यादा हो गई है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। वहीं बात करेंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों तथा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, तो आप कमेंट्स में कमेंट करके बताइए कि इसकी ट्रिक क्या है। कर्क रेखा में जो कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से गुजरती है, उन 8 राज्यों की मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई है। वो ट्रिक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सी है। भारत पूर्णतया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश
और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार भारत का विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? भारतीय मानक समय रेखा के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। नेक्स्ट है यहाँ पर पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्रफल है। तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इनकरेक्ट है, क्योंकि 4% भी नहीं है, 3.5% भी नहीं है, 2.3% भी नहीं है और 2% भी नहीं है। जो भारत की जो भूमि का क्षेत्रफल है वो है 2.4%। आपको मैंने कराया ही था, तो ये आप इस डेटा को याद रखिएगा। 2.4% जो है वो भारत की भूमि का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा करेक्ट है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। 5वां नहीं है, क्या कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। कितना है? 2.4%। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, उष्ण और उपोष्ण यहाँ पर दोनों में है। किसमें है? उष्ण और उपोष्ण में दोनों में है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय को निर्धारित करने का जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करके किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 and 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 2 and 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर 37 भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। इसकी भूमि की सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो मिजोरम राज्य में नहीं होता है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम होता है अरुणाचल में। कहाँ पर होता है? अरुणाचल में होता है। कहाँ पे होता है? अरुणाचल में। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है। शेष सभी विकल्प क्या है? सत्य है। यानी कि ऑप्शन ए बी सी जो है वो सत्य है, एक्सेप्ट जो डी है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 38 में बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिए हैं और उनके क्षेत्रफल यानी कि वर्ग किलोमीटर में बताया गया है क्षेत्रफल को। दादर एवं नागर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ की बात करेंगे तो 114 वर्ग किलोमीटर, दमन और दीप 112 वर्ग किलोमीटर और लक्षद्वीप की बात करेंगे तो ये लक्षद्वीप सबसे कम यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर में ही स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तमान में दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। इसका वर्तमान में कुल क्षेत्रफल कितना हो गया है? 603 वर्ग किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर आपको बताना है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। वहीं बात करेंगे तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, बिल्कुल नहीं है। सिलवासा
दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है? बिल्कुल सही है, दादरा एवं नागर हवेली की जो राजधानी है वो है सिलवासा। दैट मीन्स 2 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 2 एंड 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सिक्किम की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,10,577। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। लक्षद्वीप की सरकारी भाषा तमिल ना होकर मलयालम अंग्रेजी है। तो लक्षद्वीप की सरकारी भाषा कौन सी है? मलयालम और अंग्रेजी। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। वर्तमान में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद इसकी राजधानी दमन हो गई है। तो इनके विलय के बाद इसकी राजधानी क्या हो गई है? दमन हो गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर भारत के किस राज्य की राजधानी नहीं है? तो यह है गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर जो है वो असम राज्य में स्थित पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। राज्य की राजधानी दिसपुर शहर के भीतर स्थित है। यह शहर कोलकाता के बाद पूर्वी भारत में दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और भारत में सबसे तेजी से विकासशील शहरों में से एक है। कौन सा? गुवाहाटी। नेक्स्ट है यहाँ पर 41। इसमें क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। तो इसमें आपको क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। यहाँ पे असम दिया है, नागालैंड, अरुणाचल और मेघालय। तो यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानी यहाँ पर दी गई है। तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? असम की राजधानी दिसपुर। नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड की है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। मेघालय की बात करेंगे, मेघालय है शिलोंग में। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 3, नागालैंड का 2 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1। 3241। तो 3241 किस में है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3241। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल की ईटानगर और मेघालय की शिलोंग। तो इस तरह से आपको राजधानियां भी याद करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पर पहले आएगा और उसके बाद सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर पहले क्या है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, तो 3 पहले आ जाएगा यहाँ पर। 3 यहाँ पर पहले आ जाएगा। उसके बाद राजस्थान के बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश। दैट मीन्स ऑप्शन 2। तो 3-2, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3-2। उसके बाद आएगा आंध्रा और देन लास्ट में आएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। 4। प्रश्नकाल के दिए गए राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में इस प्रकार था। राजस्थान पहले आएगा, फिर आएगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर आएगा उत्तर प्रदेश। परंतु वर्तमान में क्या है? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से पृथक होकर नया राज्य बन जाने के कारण दिए गए राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम अब इस प्रकार से है। अब ये वाला डेटा आपको याद नहीं रखना है, इस वाले डेटा को आपको याद रखना है। तो पहले क्या आएगा? राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, फिर लास्ट में आएगा आंध्र प्रदेश। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो ये इस तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान का कितना है? ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। एमपी की बात करेंगे तो इसका है 3,82,8,252 किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है?
तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा है अंडमान एवं निकोबार। इसका क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो इसका है 114। दमन एवं दीव की बात करेंगे 112 और लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसका है 32। 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली का विलय कर दिया गया, जिसकी कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 602 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना है 602 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। तो सिक्किम के संबंध में यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही है। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, बिल्कुल सही है। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल सही है। सिक्किम में जो है प्राकृतिक वनस्पति बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर क्या है प्राकृतिक वनस्पति को स्वर्ग माना गया है सिक्किम को। नेक्स्ट है इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सारे ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1974 ईस्वी में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सहराज्य के रूप में भारत का अंग बनाया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। तो भारत का पूर्ण राज्य बना है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है, किसको, सिक्किम को। तथा यह भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है। तो भारत का पहला जैविक कृषि राज्य कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम जो है वो भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है। बात करेंगे सीमावर्ती देश, तो सीमावर्ती देश की यहाँ पर बात करेंगे अब, और इसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। 45 है यहाँ पे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। पूछा है कि इनमें से कौन से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये है असम राज्य की। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, आपको पता ही है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, भारत की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में क्या है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। उत्तर में है चाइना, नेपाल और भूटान। पूर्व में है म्यांमार और बांग्लादेश। पूर्व में कौन कौन से हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। और वहीं बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पूर्व की बात करेंगे तो उत्तर की बात करेंगे तो है चाइना, नेपाल और भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, तथा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ स्थित है। कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि इंटरनेशनल लाइन की यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे लंबी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी यहाँ पर है अफगानिस्तान के साथ। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और समृद्ध राज्य इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ देश दिए हैं, लंबाई उनके किलोमीटर में, सीमा रेखा, और सीमा रेखा से संबंध भारतीय राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो बांग्लादेश की लंबाई कितनी है, 4,096.7 किलोमीटर। सीमा रेखा इसको बोलते हैं जीरो लाइन, और 5 राज्य यहाँ पर लगते हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं असम। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे चाइना दूसरे पे है। चाइना की है रेखा 3,488, जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये 4 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बात करेंगे तो रेखा है 3,323 किलोमीटर, और रेड क्लिफ रेखा से क्या है अलग होता है, जो कि 1947 में बनी थी। 3 राज्य हैं इसमें और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर, 5 राज्य हैं इससे। कौन कौन से, नेपाल से लगते हैं 5 राज्य, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और
उत्तराखंड। ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर म्यांमार, 1643 किलोमीटर, इंडो बर्मा सीमा बोलते हैं इसको। इसमें 4 राज्य हैं, कौन कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान में है, 699 किलोमीटर की है। इसमें 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम। वहीं अफगानिस्तान, जो कि सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अफगानिस्तान की, कितनी है? 106। अफगानिस्तान की रेखा को जो भारत से अलग करती है तो ये है डूरड रेखा, 1896। 1896 में ये डूरड रेखा बनी थी। इसमें क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, दैट इज लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। सामान्यतः भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 46। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये नहीं मिलती है मणिपुर की। मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 47। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? तो बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है सीमा मिजोरम की। किसकी लगी है? मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। ये देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगी हुई है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। नेक्स्ट है हम यहाँ पर है म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम यहाँ पर लगाना है। उत्तर से दक्षिण का तो पहले क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा नागालैंड, मणिपुर, फिर आएगा मिजोरम। इसको आप याद कर सकते हैं नमामि से। नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नागालैंड के ऊपर आएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार देश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम यही है। पहले आएगा अरुणाचल, फिर आएगा नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। नेक्स्ट है यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो ये करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है 38 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के बीच में, तो इसमें है 49 डिग्री अक्षांश। भारत और चाइना की बात करेंगे तो इसके बीच में है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो ये कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? ये है बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और यूपी इत्यादि राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है, जबकि बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इनमें से बताना है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं, राज्यों के समूह हैं जिनमें से पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो यह है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये सारे यहीं पे हैं साइड से, इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहले पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले प्रश्नकाल के समय भारत के 4 राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की पाकिस्तान से सीमा बनाते थे, परंतु अक्टूबर 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य क्या है? पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो अब इसमें क्या शामिल हो गया? लद्दाख को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 53। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही है, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। प्रश्नकाल 1993 में मध्य प्रदेश की सीमा भारत की 7 राज्यों से लगी थी, किंतु छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के कारण वर्तमान में
मध्य प्रदेश की सीमा अब कितने राज्यों से है? 5 राज्यों से। पहले कितनी थी? 7 राज्यों से लगी थी, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अब मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं 5? यूपी है, राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगी है। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क और माउलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल में। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू एवं कश्मीर से मिलती है। तो पंजाब राज्य की सीमा जो है वो जम्मू एवं कश्मीर से मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 3 तरफ है त्रिपुरा, 3 त्रिपुरा, तीसरे त्रिपुरा, ठीक है। 3 त्रिपुरा ऐसे आप याद कर सकते हो कि किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, दैट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यद्यपि पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है, लेकिन प्रश्न में 3 तरफ अर्थात दिशाओं की बात की गई है, तो इस आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अन्य तथ्य, यानी कि जो अदर फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं उन पर बात करेंगे। 55 है क्वेश्चन। सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। कोलवा कोलवा यहाँ पर यानी कि कुछ बीच दिए गए हैं और उनकी स्थिति की बात की है, कहाँ पर स्थित है। तो कोलवा स्थित है गोवा में। कोलवा गोवा ऐसे आप याद सकते हो, वहाँ से कोलवा और गोवा, ऐसे इस तरह से आप ट्रिक बना के कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको याद कर सकते हो। वही बात करेंगे मांगरोल। तो मांगरोल है गुजरात में, मांगरोल गुजरात में। कन्नूर, कन्नूर का तो पता ही है आपको, केरल। और वक्खाली, वक्खाली हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 3 4 1 यहीं पे भी वही दिया है सेम, तो आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे 56 की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऋषिपत्तनम सारनाथ में, दशपुर मंदसौर, बनवासी तलकांड या महोदय कन्नौज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है। नगरों के यहाँ पर प्राचीन नाम दिए गए हैं और नगरों के आधुनिक नाम दिए गए हैं। ऋषिपत्तनम मृगदाव, इनको नगरों के आधुनिक नाम, यहाँ पर इसको सारनाथ के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन नाम, इनको पहले ऋषिपतन और मृगदाव को अब सारनाथ के नाम से जानते हैं। वहीं दसपुर की बात करें तो इसको मंदसौर के नाम से जानते हैं। कान्य कुज या महोदया की बात करें तो इसको कन्नौज के नाम से जानते हैं। जबकि आधुनिक तलकांड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है। क्या दिया गया है? बनवासी दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित कन्नड़ जिले के मंदिरों वाला एक कस्बा है। इसकी जो सीमा है वो शिवमोगा जिले से लगती है। किस जिले से? शिवमोगा जिले से। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, पारस जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी बदरपुर दिल्ली में, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में और उतारन गुजरात में स्थित है। बदरपुर क्या है? दिल्ली में अवस्थित है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के निकट अवस्थित है। यहाँ 50-50 मेगावाट क्षमता की 2 विद्युत यूनिटें ताप विद्युत गृह स्थापित की गई हैं। उतारन गुजरात में स्थित है। जबकि पारस की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, यह महाराष्ट्र के अकोला जिले में स्थित है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में स्थित है, अकोला जिले में। यहाँ 500 मेगावाट का ताप विद्युत गृह है। नेक्स्ट है यहाँ पर 58। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। यहाँ पर सूची 2 होनी चाहिए, सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। तो दिल्ली में क्या है? शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उष्ण आर्द्र है या आर्द्र? तो दिल्ली में है अर्ध शुष्क। मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ पे है उष्ण, क्या है? उष्ण आर्द्र। जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ शुष्क है क्योंकि राजस्थान की है,
तो यहाँ पर कैसा रहता है, ड्राई रहता है, शुष्क रहता है। शिलोंग की बात करेंगे तो शिलोंग ठंडा रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्द्र। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2314। वही दिया है सेम, आप देख सकते हैं, दिल्ली में अर्ध शुष्क, मुंबई में ऊष्म आर्द्र आर्द्र, जोधपुर में शुष्क और शिलोंग में आर्द्र। नेक्स्ट है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया गया है। जो आपका जनरल इंट्रोडक्शन था ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन एरियाज की बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, उन सारे क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए एंड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कीजिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।